नमस्ते। भाषा के रूपों और प्रकारों पर प्रकाश डालिए। भाषा के रूप सामान्यतः दो भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप भाषा का मूल रूप है, यह मानव को सहज रूप में ही प्राप्त होता है, जबकि लिखित रूप को सीखने में विशेष प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। भाषा का मौखिक रूप व्यक्ति के जीवन और समाज के विकास क्रम में भी पहले आता है और लिखित रूप में बाद में। लेखन में क्रिया मात्र एक युक्ति है जिससे भाषा का उच्चारित या मौखिक रूप दृश्य संकेतों द्वारा अंकित किया जाता है। इस प्रकार लेखन दिखाई पड़ने वाली प्रतीक चिन्हों के द्वारा भाषा को लिपिबद्ध करने का एक साधन मात्र है। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। इन लिपि चिन्हों का ज्ञान ही अक्षर कहलाता है। जब हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो इसका अभिप्राय है कि उसे अक्षर ज्ञान नहीं है, अर्थात वह साक्षर नहीं है। उसे बोलना आता है लेकिन लिखना नहीं आता। भाषा के मौखिक रूप को ही निश्चित और अस्थायी रूप देने के लिए एक लिखित स्वरूप प्रदान किया गया है और यही लिपि रूप भाषा को सुरक्षित रखता है और उसे मानक रूप प्रदान करता है। उदाहरणार्थ, आज संस्कृत का विपुल साहित्य हम हिंदी भाषियों को देवनागरी लिपि के माध्यम से ही प्राप्त है। समाज में एक दूसरे को जोड़ने में भाषा के लिखित रूप का महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही यह ज्ञान की संचित राशि को आगे की पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रखता है। भाषा के प्रकार कहा जा चुका है कि भाषा के दो रूप हैं, क्रमशः मौखिक और लिखित रूप। भाषा का मूल तथा लिखित रूप भाषा का कृत्रिम रूप है। इस प्रकार किसी देश, प्रदेश, समाज या विदेश के किसी भूभाग में कोई भाषा किस नाम से अभिहित की जा रही है, उसके आधार पर भाषा के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। मातृभाषा वह भाषा जिससे बालक परिवार में रहते हुए अपनी माता पिता, परिवार के अन्य सदस्यों, संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों और आसपास के पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों का अनुकरण करके सीखता है, मातृभाषा कहलाती है। आरंभ में बालक मातृभाषा सीखता है और बाद में मातृभाषा की सहायता से अन्य भाषा सीखता है। प्रायः बालक अपने क्षेत्र के व्यक्तियों के संपर्क में आता है और वे उनका अनुकरण कर क्षेत्रीय भाषा को सीखते हैं। इस दृष्टि से व्यक्ति की बोली क्षेत्रीय भाषा तभी भाषा की ही उसकी मातृभाषा होती है। वस्तुतः मातृभाषा को इस प्रकार परिभाषित करना मातृभाषा को संकुचित रूप में प्रस्तुत करना है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा का अर्थ व्यापक है। इस अर्थ में किसी व्यक्ति की मातृभाषा वह भाषा है जिससे वह जन्म से सीखना आरंभ करता है और आगे चलकर अपने से बड़े शिक्षित व्यक्तियों का अनुकरण करके अथवा शिक्षण संस्था में अध्ययन करने अपने गुरुजनों से उनके सर्वमान्य रूप को सीखता है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो हिंदी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में रहने वाले व्यक्तियों की मातृभाषा है। हरियाणा या राजस्थान में रहने वाले व्यक्ति की बोली हरियाणवी या राजस्थानी हो सकती है, परंतु दोनों की मातृभाषा हिंदी ही है, क्योंकि यहाँ के निवासी मूलतः प्रयत्न करके यही भाषा सीखते हैं। मूल भाषा से अभिप्राय उस भाषा से होता है जिसे किसी भाषा परिवार की आदि भाषा होती है और बाद में अनेक भाषाओं को जन्म देती है। इसलिए भाषा के विद्वान इसे मूल भाषा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तरी भारत के आर्य भाषाओं की मूल भाषा वैदिक संस्कृत है। किसी भी भाषा के वैज्ञानिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसकी मूल भाषा का जानना बहुत आवश्यक होता है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश आदि यूरोपीय भाषाओं की मूल भाषाएं ग्रीक अथवा लैटिन भाषाएं हैं। प्रादेशिक भाषा देश के किसी प्रदेश अथवा राज्य विशेष में प्रयुक्त होने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। उदाहरणार्थ, पंजाब प्रांत में प्रयुक्त होने वाली पंजाब के कश्मीर घाटी में प्रयुक्त होने वाली कश्मीरी, असम राज्य में प्रयुक्त होने वाली असमिया तथा इसी प्रकार उत्तर भारत के एक विशाल भूभाग उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा प्रदेश, पश्चिम उत्तराखंड व दिल्ली में प्रयुक्त होने वाली हिंदी आदि प्रादेशिक भाषाओं के उदाहरण हैं। राजभाषा राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर सरकारी कामकाज चलाने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है। इसे संविधान के अनुच्छेद 347 के तहत 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। भारत की राजभाषा हिंदी होते हुए भी देश के विभिन्न राज्यों की भाषाएं अलग अलग है। यहाँ था आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु है, तमिलनाडु की राजभाषा तमिल तथा कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़ है। इस प्रकार उड़ीसा तथा बंगाल की राजभाषा बंगाली है। राष्ट्रभाषा जिस प्रकार देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु, पक्षी व फूल आदि वाहक कार्य करते हैं, उसी प्रकार देश की भाव, विचार और संस्कृति की अभिव्यक्ति करने के लिए जिस भाषा को वाहक बनाया गया है उसे देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। संसार के अधिकांश देशों की अपनी एक राष्ट्रभाषा है, परंतु भारत एक ऐसा देश है जहाँ अनौपचारिक रूप से बेशक हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है, परंतु संवैधानिक रूप से इसे आज तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। संसार भर की भाषाओं का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि सभी देशों में मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, राज्य भाषा तथा राष्ट्रभाषा एक ही होती है, परंतु भारत
एक बहुत बहुभाषी देश होने के कारण इस भाषा के इन चारों प्रकारों में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। सांस्कृतिक भाषा वह भाषा जिसमें किसी राष्ट्र, समाज या प्रजाति की सांस्कृतिक धरोहर संरक्षित होती है, वह वो भाषा उस देश की सांस्कृतिक भाषा कहलाती है। भारत में सांस्कृतिक भाषा का गौरव सहज ही में संस्कृत भाषा को दिया जाता है, क्योंकि इस भाषा में हमारे प्रायः सभी वेद, पुरानी ग्रंथ, रामायण, महाभारत तथा गीता जैसे ग्रंथों का प्रणयन हुआ है, जो हमारी समूची सभ्यता तथा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि हम अपनी संस्कृति के गौरवपूर्ण इतिहास और ज्ञान विज्ञान की जानकारी चाहते हैं तो हमें संस्कृत भाषा के अध्ययन का अवश्य करना पड़ेगा। यूरोप के अधिकांश देशों की सांस्कृतिक भाषा यूनानी तथा लैटिन है। मानक भाषा वह भाषा होती है जो अपने क्षेत्र विशेष में प्रचलित अनेक बोलियों में से एक होते हुए भी अपनी लोकप्रियता तथा बहुप्रचलन के कारण एक मानक भाषा स्थापित करने में समर्थ हो जाती है। उदाहरणार्थ, उत्तर भारत में वर्तमान में हिंदी भाषा के अंतर्गत 18 बोलियों भाषाओं की गणना होती है, परंतु पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली खड़ी बोली लोकप्रियता एवं बहुप्रचलन के कारण मानक भाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। आज हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इसी भाषा के साहित्य को मानक प्रस्तुत किया जाता है। अपभाषा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभाषा को परिभाषित करते हुए कहा, अपभाषा भाषा का वह रूप है जो परिनिष्ठित या शिष्ट भाषा की तुलना में विकृत या भ्रष्ट समझा जाता है। वस्तुतः यह मानक भाषा का बिगड़ा रूप है, जिसे अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे, अशिक्षित तथा पिछड़े हुए तबके के लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। अश्लील, गवारू, अपभ्रष्ट, अगृहित और अभिष्ट भाषा इसी के अंतर्गत आती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा वह भाषा जो संसार के सभी राष्ट्रों के विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बनाती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। विज्ञान की प्रगति के कारण राष्ट्रों की दुनिया कम हो गई है और सांसारिक इकाई के रूप में बट गया है। आज कोई भी राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं को स्वतंत्र रूप से पूरा नहीं कर सकता और यही कारण है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से संबंध स्थापित किए बिना अपने स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकता। एक दूसरे के संपर्क में आने के लिए और संबंध स्थापित करने के लिए भारत की भाषा की आवश्यकता होती है। वर्तमान में अंग्रेजी एक ऐसी भाषा जिसके माध्यम से विश्व के प्राय सभी राष्ट्र विचार विनिमय करते हैं। आज अंग्रेजी ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। विदेशी भाषा किसी भी देश के लिए वह भाषा जो उस देश की न तो मातृभाषा और न ही राजभाषा और राष्ट्रभाषा उस देश के लिए विदेशी भाषा होती है। जैसे हमारे देश के लिए जर्मनी, रूसी, जापानी, चीनी और फ्रेंच आदि भाषाएं विदेशी भाषा है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में प्रयोग आने वाली अन्य कुछ भाषाएं जैसे अरबी, फारसी और अंग्रेजी भी विदेशी भाषाओं के अंतर्गत आती है। विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी आवश्यकता प्राप्त करना हितकर है, लेकिन अनिवार्य नहीं। प्रायः प्रतिभावान व्यक्ति इन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं और इन भाषाओं के ज्ञान विज्ञान और साहित्य की पुस्तकों का हमारे राष्ट्र की मातृभाषा और राष्ट्रभाषाओं में अनुवाद करते हैं, जिससे राष्ट्र के नागरिक भी अपना ज्ञानवर्धन कर सके। धन्यवाद।